अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 66 करने जा रहे हैं जी, जिसके अंदर चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का उसको हम कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि उसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारा कुछ। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मेन जो इस चैप्टर की चीज़ है, मतलब कि कवानीन कैसे बनते हैं, लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है, कानून साजी कैसे होती है। लेजिस्लेशन कानून साजी को कहते हैं कि कानून किस तरह से बनाए जाते हैं, एक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। हमने बात की थी कि जी पाकिस्तान में जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनमें सबसे पहले तो आपके एक्ट्स आ जाते हैं जो पार्लियामेंट जिनको बनाती है लेजिस्लेशन करके। अगर कोई कानून मौजूद नहीं है किसी चीज़ के ऊपर तो फिर अदालत के प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी एज अ लॉ ही लिए जा सकते हैं। कानून मौजूद हो फिर भी और वैसे भी, ठीक है। अगर वो भी मौजूद नहीं है देन आपके जो रस्म व रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उसके मुताबिक भी कोर्ट फैसला कर सकती है। या फिर एग्रीमेंट्स जो आपके आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी ओबियसली एक लॉ की सूरत ही इख्तियार करते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करता है कानून कि भाई आपने वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पूरे करने हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो सबसे टॉप पे मतलब जो मेन चीज़ है वो तो आपकी लेजिस्लेशन है, कानून साजी। और कानून साजी को पढ़ना है जी कि किस तरह से होती है। बड़ा लॉजिकल सा है ये, अगर आप समझ कर चलेंगे, अगर नहीं समझ कर चलेंगे तो फिर तो अजीबोगरीब सी बात है। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं जी कि गवर्निंग स्ट्रक्चर हमारा क्या है। गवर्निंग स्ट्रक्चर से मुराद है कि किस तरह गवर्न किया जाता है स्टेट को, पूरे पाकिस्तान को रूल किस तरह किया जाता है, गवर्न किस तरह किया जाता है, इसको चलाया किस तरह से जाता है। तो ये तीन मेन हमारे जो हैं इदारे आप कह लें कि हैं। उन तीन मेन इदारों के अंदर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए थे जी। 1956, 1962 एंड 1973 के तीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। लेटेस्ट वाला 1973 का चल रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी कानून मावराए आइन नहीं बन सकता। मावराए आइन से मुराद क्या है कि आइन की जो उसने जो अथॉरिटी दी हुई है या उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसके बियॉन्ड नहीं बनाया जा सकता पाकिस्तान में कोई भी कानून। अच्छा जी, हमारे भाई तीन मेन समझ लें आप स्ट्रक्चर्स हैं, तीन इदारे हैं मेन। एक है जी आपका प्रेसिडेंट, इसको हेड ऑफ स्टेट भी बोला जाता है कि रियासत का सरबराह है, ये गवर्नमेंट का सरबराह नहीं है, रियासत का सरबराह है, ठीक है। एक फिर हमारे पास इदारा है जी, उसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं जी, नेशनल असेंबली। ये फेडरल लेवल के इदारे बता रहा हूँ, बाकी तो प्रोविंसेस में तो आपको पता है प्रोविंशियल असेंबलीज भी होती हैं। और एक हमारे पास इदारा है सेनेट। इसमें कोई भी एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है कि आप कहेंगे वो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, किसी की अथॉरिटी ज़्यादा नहीं है, इक्वल ही है। समझ लें कि मेन दो ये हैं, इनकी अथॉरिटीज़ कम है बस भाई साहब की, ठीक है। मेन ये दो। अच्छा, इनको इकट्ठा अगर बुलाया जाए इन दोनों को तो इनको पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट, पार्लिमान उर्दू के अंदर भी आप न्यूज़ में देखा होगा। क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों को इकट्ठा अगर बुलाना हो तो पार्लियामेंट। तो अब आपके माइंड में, अगर तो आपका दिमाग इतना कि चलता है तो आपके माइंड में आ गया होगा कि जब हमने सोर्सेज ऑफ लॉ की बात की थी सबसे टॉप पे हमने लिखा था लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कोई एक इदारे से नहीं, दोनों इदारों को पार्लियामेंट कहा जा रहा है, मतलब दोनों से कानून साजी होती है। ये अभी हमें छोटा सा क्लू मिल गया है, हिंट मिल गई है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली इसको जब डिस्कस करेंगे मज़ा आएगा इंशाल्लाह, चीज़ें भी समझ आएंगी कि किस तरह सारे कवानीन बनते हैं, ठीक है। तो आने सबसे पहले तो वो कहता है मैं ज़रा इन इदारों के ऊपर बात कर लूँ कानून साजी, फिर आपको बताते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान का वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है जी, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ऑल दो पार्लियामेंट्री सिस्टम को थोड़ा मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यह है कि इलेक्शंस लड़के, डायरेक्ट इलेक्शन लड़के सारे लोग आते हैं। एमएनए, इधर एमएनएज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, नेशनल असेंबली के अंदर। इसमें कौन लोग होते हैं? एमएनएज, तकरीबन 342 एमएनएज इसमें एमएनएज होते हैं। और इसमें कौन होते हैं? सेनेटर्स होते हैं। कौन होते हैं? सेनेटर्स। इसमें जो लोग आते हैं उनको सेनेटर बोला जाता है।
तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जिसमें नीचे से इलेक्शन लड़के लोग आते हैं। ये लोग अवाम के वोट से बनते हैं एमएनए, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली, फॉर्म 47 वाली बात नहीं कर रहा, फॉर्म 45 के मुताबिक। अच्छा, वैसे वो भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म 45 47 क्या है। वैसे तो आई गेस आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि जितना कि न्यूज़ में चला है। तो खैर ये अवाम के वोटों से बन के आने चाहिए, ये आते हैं एमएनएज। और ये सेनेटर साहिबान जो हैं, ये जितने भी प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर होते हैं, एमपीएज होते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स वोट देते हैं तो ये सेनेटर बनते हैं, ठीक है। अच्छा तो भाई हमारी जो है द फेडरल लेजिस्लेचर इज़ अ बाई कैमरल मजलिस शूरा। मजलिस शूरा इसको कहते होंगे, इस्लामिक वर्ड था, तो उन्होंने कहा ये वाला यूज़ कर लेते हैं। बाई कैमलर से मुराद क्या है भाई कि इसमें आपके टू वे आप समझ लें अथॉरिटी आती है। ये दो लोग हैं मेन, प्रेसिडेंट को भी बीच में ले लिया जाता है बट स्पेसिफिकली पार्लियामेंट से मुराद या पार्लियामेंट से मुराद ये दो लोग होते हैं। बट क्योंकि कवानीन के ऊपर सिग्नेचर जो हैं प्रेसिडेंट ने करने होते हैं एट दी एंड, ऑल्दो उसकी कोई बहुत अथॉरिटी नहीं है, अगर वो सिग्नेचर ना भी करे तो एक ख़ास टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है कि इसने ओके कर दिया है, ठीक है। बट ओवरऑल ये सारे लोग इसमें पार्लियामेंट में आए थे। नेशनल असम्बली को लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक है, और सेनेट को अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, ये उर्दू में न्यूज़ में भी चल रहा होता है। अच्छा जी, आ रहे हैं अब सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब क्या हैं जी? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट है ये बंदा। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जो एमएनएज में से इधर से चूज़ होता है, इधर से जो चूज़ होता है हेड, उसको चेयरमैन सेनेट बोलते हैं। इधर से जो हेड चूज़ होता है उसको आपका प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और प्रेसिडेंट साहब कौन है? हेड ऑफ स्टेट हैं, पूरे पाकिस्तान के हेड हैं, ओके जी। एंड रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ रिपब्लिक, ओके। अच्छा, द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम। ये हमारा आइन कहता है कि एक मुसलमान ही सिर्फ प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बन सकता है, ठीक है। देन द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर टर्म बाय सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। अब आप देखें ज़रा पाकिस्तान के, अगर हम ये इलेक्शन लड़के जो लोग आते हैं उनकी अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट भी बेसिकली इलेक्शन लड़के आता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसको वोट देते हैं नेशनल असेंबली के सारे एमएनएज, सेनेटर्स एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान में कितनी है भाई? कितनी है? 4 ही है ना, ऑब्वियसली, सही है। इसमें आपके कौन कौन से आ गए? वही पंजाब आ गया, सबसे बड़ा जो आबादी के लिहाज से भी है और वोट्स के हिसाब से भी है और सारे हिसाब से जो पंजाब जीत गया वो सारा कुछ जीत जाता है। अजीब सा सिस्टम है। पंजाब केपी के है, ठीक है, आपका सिंध है एंड बलूचिस्तान है। इनके जो लोग होते हैं इलेक्ट होके अवाम से आते हैं, जो अवाम के वोटों से आते हैं या आने चाहिए, उनको क्या बोला जाता है? एमपीएज। क्या बोला जाता है? एमपीए। मतलब इसका क्या है? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ये कौन है? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और ये हैं सेनेटर्स, ठीक है जी। अब ये एमपीए जितने भी होंगे, जैसे पंजाब के कोई 370 के करीब हैं, केपी के भी कोई 100 के करीब हैं, ठीक है, सिंध के भी 130 के हैं, इसके भी 40-50 हैं, इसकी आबादी कम है ना, ठीक है। और इधर 100 सेनेटर है, कोई 350 एमएनए है। अब ये सारे लोग अपना एक एक वोट डालते हैं, ठीक है। वोट डलेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब आम तौर पे आपको लॉजिकली सोचना चाहिए कि कौन बनता है। जाहिर है जिस पार्टी के गवर्नमेंट जो पार्टी इलेक्शन जीती होगी, ठीक है, सही तरह वाला, ठीक है, जिस पार्टी के बंदे इलेक्शन जीते होंगे, जाहिर है उनके एमएनए भी ज़्यादा होंगे, उनकी किसी ना किसी सूबे में हुकूमत भी होगी, उधर भी बंदे ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ये लॉजिकल सी बात है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है, आबादी के लिहाज से एमएनए एमपी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.5-4 लाख 5 लाख बंदे की आबादी के लिए एक एमपी एक एमएनए, इस तरह से करके डिसाइड किया जाता है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान के एमएनए हैं। ये जो केपी के ये जो एमपीएस हैं ये हर इलाके के अलग हैं। अब तकरीबन ना ये आप समझ लें
कोई ये हो गए 500 600 तकरीबन 650 के करीब एमपी हैं, ठीक है, जबकि एमएनए 350 है। इसका मतलब है कि भाई एमपीए ज़्यादा हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एक एमएनए के अंदर दो दो एमपीए भी आ रहे होते हैं अंडर, उसके अंडर नहीं उसको ऐसा सच कह सकते, क्योंकि असेंबलियाँ डिफरेंट हैं। उसकी अथॉरिटी नेशनल असेंबली के अंदर, एमपीए की अथॉरिटी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। लेकिन क्या समझाने के लिए कि भाई किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुराद क्या है, हल्का, कॉन्स्टिट्यूएंसी, सही है, हल्का, एमएनए का हल्का, एमपीए का हल्का। तो आबादी के लिहाज से, क्योंकि वो डिसाइड होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डिसाइड करता है, उसको बोला जाता है हल्का बंदियाँ करना, हल्का बंदी लिमिटेशंस करना, ठीक है। वो जब करता है तो भाई वो अक्सर होता है कि फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर आई बिलीव 13 एमएनए है आई गेस, ठीक है। और एमपीएस अगर इसके देखे जाए लाहौर के, तो तकरीबन 30 बनते हैं, 28 या 30 एमएनए बनते हैं, ठीक है। क्योंकि एमपीएस सूबे को डिवाइड ज़ाहिर किया गया है, वो कम वोटों के ऊपर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एमएनए को अगर 4 लाख वोटों के हिसाब से एक इलाके का, ये 4 लाख बंदों के लिए एक एमएनए, हो सकता है कि एमपीए की बात की जाए तो 2 लाख के लिए हो, 2.5 लाख के लिए हो, ठीक है। तो इसलिए वो फिर उस तरह हो जाता है। बात आ रही समझ? तो भाई अब ये जितने भी एमएनए, जितने भी एमपी, जितने भी सेनेटर्स हैं, हर एक के पास एक एक वोट है। वो फिर जिसको ज़्यादा वोट पड़ जाए वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और आमतौर पर फिर वो कौन बनेगा, जिस पार्टी ने ज़्यादा वोट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो फिर आमतौर पे वही पार्टी होती है जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट होती है। आमतौर पे उसका प्रेसिडेंट भी बन जाता है, उसका प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, ठीक है। या अगर पीपी वाली गेम चलनी हो तो जरदारी साहब उस वक़्त पंजाब में उनके ज़्यादा नहीं थे, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी ही नहीं, बट वो सिंध से जीत कर ही उन्होंने ऐसी गेमें डाली। वो उसको लोग कहते हैं मुफाहमत, या पता नहीं सियासत का बात। सियासत मतलब पैसा लगाना थोड़ी है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं 50 अरब रुपया लगा के बंदे खरीद लूँ तो मैंने सियासत कर ली है। सिंध हाउस के अंदर मैं बंदे भर भर के 25-25 करोड़ रुपया लगाऊँ, मुझे 13 वोट मिले, इसमें सियासत कहाँ पे है? पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना चाहिए ना। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, सब ने ये समझ लिया होगा कि करप्शन ही सियासत है। जो बंदा जितना बड़ा करप्ट है वो उतना बड़ा सियासतदान है। तो ये नाअहली या एक जहालत तो हो सकती है कि आपने इस चीज़ को डेफिनेशन बना लिया है, बट ये फैक्ट नहीं है। सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। सियासत तो है ना कि आपके ट्रिक्स क्या हैं, आपकी टेक्निक्स क्या हैं, आप किस तरह से सोच के अगले को फंसा रहे हो लीगली, ठीक है। ये कोई तरीका है कि 200 केस डाल दो, मतलब है कि ठीक है। ये कोई तरीका है कि आप 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ पे, ये कोई तरीका है कि एक बंदा 1 लाख वोट लेकर जीता है, आप उसको रिवर्स मार के 1.5 लाख से हरवा दो। इसमें सियासत कहाँ पे है? ये हमें सोचना चाहिए ना, हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब हमने ओपन कर दिया ना बिल्कुल कि भाई हर बंदा ही 2 नंबर है। रज के 2 नंबरियाँ करो, रज के चोरियाँ करो, फ्रॉड करो, धोखे दो, कत्लो गार, जो दिल करता है करो। इधर कौन सा कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये तो हम किसी और तरफ ही निकल गए ना। अदरवाइज सियासत ये नहीं थी, या ये होनी नहीं चाहिए। तो खैर भाई 5 साल के लिए सेनेटर, ये जो प्रेसिडेंट साहब है इलेक्ट होते हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट वर्ड तब आता है जब वोट दे के इलेक्ट किया जाए, इसलिए वर्ड इलेक्ट यूज़ किया गया। मैंने आपको बता दिया ये करते हैं 5 साल के लिए भाई होता है। गवर्नमेंट जो आती है ना वो भी 5 साल के लिए ही आती है, ठीक है, आनी चाहिए। बट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। और वो कौन नहीं करने देता, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली यूजली नॉमिनेट्स एंड इलेक्ट्स अ पर्सन एज द प्रेसिडेंट। आमतौर पे वो कहता है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होती है, जाहिर है वही अपना बंदा नॉमिनेट करेगी आमतौर पे, और वही उसी का बंदा जीत भी जाता है। और नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी पार्टी बनने के लिए आपको पंजाब के इलाकों में ज़्यादातर एमएनएज आपके अगर होंगे, तो क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। इसके तकरीबन 150 के करीब या बल्कि इससे भी ज़्यादा 150 तो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आते हैं ना, इसमें रिज़र्व सीटों वाले भी होते हैं। मेरे ख्याल में 175 के करीब सिर्फ पंजाब के एमएनएज हैं जो इधर से इलेक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ से 100-90-100 सीटें जीत गए तो बात ख़त्म होगी गेम बाकियों की, आप तगड़े हो गए, ठीक है।
इसलिए भी सूबे ज़्यादा बनने चाहिए। एक सूबे को आपने इतनी ज़्यादा पावर दी हुई है, सूबे को क्या मिली, या तो होना कि सूबे का फ़ायदा हो रहा तो अलग बात है। आपने पॉलिटिशियंस को इतने इख्तियार दिए हुए हैं कि जो इस पर काबिज़ हो गया पूरे मुल्क पे काबिज़ हो गया, तो ये तो सिस्टम नहीं है। तो भाई 5 साल के लिए आते हैं। गवर्नमेंट जो है वो भी 5 साल के लिए आनी चाहिए, होती तो उतने के लिए, लेकिन वो बस ज़ाहिर फारिग उनको कर देते हैं, तो वो एक अलग बात। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी, ऑन ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग बिफोर मजलिस शूरा। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को तमाम बातों के बारे में इन्फॉर्म रखना है। कोई भी इंटरनल मसले हैं मुल्क के, फॉरेन पॉलिसी के, दूसरे कंट्रीज़ के साथ बातें हैं, मसाइल हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई डिस्कशन करनी है, या जो लॉज लेकर आने हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करते रहना है इनको। बस तुम अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता तो प्रेसिडेंट को पता कुछ नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्म करेंगे तो पता लगेगा। ये अब कानून तो, आइन तो कह रहा है कि इन्फॉर्म करें, कहाँ करते हैं वो। ठीक है। द प्रेसिडेंट अप्रूव्स दिस स्टैच्यूट का मतलब है कानून, कानून को बोला जाता है, एक्ट को ही बोला जाता है। स्टैच्यूट्स पास बाय द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। वो कहते हैं प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो जो कानून इन दोनों ने पास कर दिया होता है उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। प्रेसिडेंट ने पास नहीं करना, मतलब है कि पास हो चुके हैं, इसने सिर्फ एक आखिरी उसके ऊपर साइन करके उसका अप्रूवल देना होता है कि भाई मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत कोई नहीं है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसको टाइम दिया जाता है कि भाईजान इतने टाइम में साइन करो, वरना हम ये समझ लेंगे कि साइन हो चुके हैं। नेगेटिव कंफर्मेशन सही है वही, कि अगर आप नहीं कहेंगे तो हम मान लेंगे कि हो कर दिया आपने, ओके। इसलिए अगर इनकार करना है, इकरार करना है, टाइम से करो। इनकार का वैसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता इसके पास, वो हम देख लेंगे। तो भाई इन दोनों ने जो है वो बनाना है और उस भाई ने अप्रूव कर देना है। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की एडवाइस पर अमल करता है। अब आप पूछ सकते हैं कैबिनेट क्या है, तो जी ये जो मशीर वजीर होते हैं ना वो कैबिनेट कहलाते हैं। ठीक है। नेशनल असेंबली की भी एक कैबिनेट होती है, प्रोविंशियल की भी कैबिनेट, जाहिर है पंजाब के वजीर, के पी के, सिंध के, बलोचिस्तान के वजीर भी होते हैं, और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी होते हैं। ठीक है। कैबिनेट के अंदर कौन लोग हैं, इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं मिनिस्टर्स, उनको मिनिस्टर बोला जाता है, जिसको उर्दू में हम वजीर भी बोलते हैं। और एक होते हैं जी आपके एडवाइजर्स। क्या होते हैं, एडवाइजर, जिनको उर्दू में मशीर भी बोला जाता है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या होते हैं, मशीर होते हैं। अच्छा, अब बड़े गौर से एक बात समझ लें। वजीर के अंदर वो लोग हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, जो क्या होकर आए हैं, इलेक्ट होकर आए। अब देखो 350 MNA, हर बंदे को तो ना कबीना में रख लेना। कबीना क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल एक पावर एंड उसका बिजली का है जी, एक बंदा मिनिस्टर है, एक रेलवे का मिनिस्टर है, एक PIA का मिनिस्टर है, एक कोई मोटरवे का मिनिस्टर है। ठीक है, एक एजुकेशन का मिनिस्टर, इस तरह करके। अब 350 के 350 बंदे तो नहीं ना बना देने आपने भाई, जाहिर है उसमें 15, 20, 30, 35 बनाने चाहिए आपको। ठीक है। ऑल दो अभी ये जो पिछली गवर्नमेंट PDM की चली है, इन्होंने 70-75 लोग बनाए उसके अंदर, क्योंकि जाहिर है कोई 3600 तो पार्टियां मिला के बनाए हैं। फिर जिन्होंने बनाए थे उन्होंने कहा हमारे भी बंदों को रखो, तो करते कराते ये सिस्टम हो गया। खैर जी, मिनिस्टर से मुराद क्या है, जो इलेक्ट होकर आया था। अब इलेक्ट होकर यहाँ पर इस लेवल पे दो लोग आए हैं, या तो ये MNAs आए हैं या उधर से सेनेटर्स। सेनेटर भी इलेक्ट ही हुए हैं ना, MNA को अवाम ने वोट दिया है, सेनेटर को किन्होंने वोट दिया, जिनको अवाम ने वोट दिया, मतलब कि MPs को अवाम ने वोट दिया, MPs ने आगे सेनेटर चूज किए हैं। ठीक है जी, अपने अपने इलाके से देख लेते हैं क्या है। अब मिनिस्टर के अंदर MNA या सेनेटर में से जिसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता है, सोचता है कि यार इसको मैं अपनी काबीना में रखना चाहता हूं, इसको मैं फलां मिनिस्ट्री देना चाहता हूं, वो बंदा मिनिस्टर कहलाता है, वजीर कहलाता है। बताइए समय। अब फिर ये कौन है भाई, ये एडवाइजर्स हैं। ये वो लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये MNA या MPA नहीं होते, बल्कि इनको अगर प्राइम मिनिस्टर, ये मैं प्योर थ्रेटिकल लीगल बात कर रहा हूँ, बाकी तो ये जिस तरह बनते हैं आपको सारा आइडिया हो गया होगा, 2-2.5 साल से चल रहा है।
क्योंकि उन्होंने बिल्कुल शर्म उतार के फेंक दी। उन्होंने कहा ये देखो हम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, समझो हमें। अच्छा मशीर कौन है? जो अनइलेक्टेड हैं, जो ना तो एमएनए था ना ही एमपी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपने साथ ऐड कर लिया। सही है। उसने कहा फॉर एग्जांपल कि आपने वो देखा होगा शब्बर जैदी को एफपीआर का चेयरमैन बनाया था, ठीक है। शब्बर जैदी क्या उसका नाम है, नहीं उसके बाद कौन आया था अपना, हफीज़ शेख, ठीक है। हफीज़ शेख को बल्कि एडवाइज़र बनाया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस टाइम पे, कि फाइनेंस के ऊपर, मतलब वज़ीर ख़जाना। उसको वज़ीर ख़जाना नहीं बोला जाता था, उसको मशीर ख़जाना बोला जाता था, ठीक है। अब देखो ये कहने को बस नाम चेंज है, अथॉरिटी बिल्कुल सेम है। जो मिनिस्टर की अथॉरिटी है कानून पास करवाना, कानून के ऊपर बात करना, साइन वगैरह करना, सारी अथॉरिटी मशीर के पास भी है। बट क्योंकि वो इलेक्ट होकर नहीं आया, ना तो इधर से ना वो इधर से था, तो उसको एडवाइज़र बोला जाता है। अब दूसरी तरफ आप इस वक्त देख लें इसहाक डार, अब तो खैर वो इस वक्त वज़ीर ख़जाना तो नहीं उन्होंने बनाया, तो जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब थे, अभी भी वो मेरे ख्याल में फ़ॉरेन का उसको बनाया, नहीं फ़ॉरेन का तो बिलावल है, इसको क्या बनाया हुआ है इस वक्त भी है कोई तगड़ी पोजीशन, ज़ाहिर है उनका घर का बंदा है। तो अब सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बना था पीडीएम की गवर्नमेंट में, सेनेटर था वो एमएनए नहीं था, वो सेनेटर था। तो इसका मतलब है कि मिनिस्टर बनने के लिए या तो इधर में से कोई बंदा हो या इधर से कोई बंदा हो, तो उसको बनाया जा सकता है। बट अगर वो मशीर उसके नाम के साथ लग रहा है बंदे के, तो वो इलेक्टेड नहीं था, वो बाहर से टेक्नोक्रेट वगैरह कोई ऐड कर लिया था, जिसको ज़रा नॉलेज हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है, थ्योरेटिकली। बाकी तो मोहसिन नकवी को उन्होंने पहले ऐड करवाया इसमें, पहले उसको मशीर बनवाया, पहले तो उसको वज़ीर आला पंजाब बनाया था कि भाई रगड़ के रख इनको ज़रा, ठीक है। उसने मतलब कि क्या कहें, बड़े बड़े जालमों को बुला दिया, उसने कहा मैं हूँ असल चीज़, तो मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर उसको पीसीबी चेयरमैनशिप दे दी, फिर उन्होंने उसको पहले मशीर बनाया था पीडीएम की गवर्नमेंट का। बाद में फिर सेनेट के इलेक्शन आए, सेनेट के इलेक्शन आप देख लेंगे 6 साल बाद होते हैं, ठीक है। तो सेनेट के इलेक्शन आए, उन्होंने कहा क्यों ना इसको सेनेटर भी बना दिया जाए। अब आप लॉजिकली ज़रा देखें, वो सेनेटर बन चुका है बाद में, पहले वो मशीर ही था, पहले इस बेस पे वो कैबिनेट में था, फिर उन्होंने कहा नहीं इसको पक्का पक्का करें, ठीक है। पक्का करने के लिए उन्होंने भाई क्या किया, उन्होंने कहा इसको बनाओ सेनेटर। सेनेटर, अब आपको मैंने बताया कि सेनेटर को वोट कौन देते हैं, ये, इससे मुराद है कि अब फॉर एग्जाम्पल पंजाब में लेट से इस वक्त चलो फॉर्म 47 के बेस पे मान लो, इधर नून लीग की गवर्नमेंट है, ठीक है, इधर पीटीआई की गवर्नमेंट है, इधर पीपी की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये मिक्स अचार है, ठीक है। अब ये बंदा सेनेटर बना है, वोट तो इसको पार्टियों के बंदे ने देना है ना। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई का बंदा है, पीटीआई के लोग हैं, वो पीटीआई के बंदे को देंगे वोट, वो सेनेट में आता है, पार्टीज नॉमिनेट करती है ना बंदे, कुछ फिर आज़ाद खड़े हो जाते हैं। आज़ाद इधर तो शायद जीत जाए लॉजिकली, क्योंकि इधर अवाम ने वोट देना, हो सकता है कि आप इतने अच्छे हो, आपको अवाम ने आज़ाद हैसियत में वोट दे दिए, ठीक है। लेकिन इधर भाई अपने बंदों को आगे लेके आना होता है। तो इधर मोहसिन नकवी, फैसल वावडा, और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कार्टूनिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, काकड़, ठीक है, ये तीनों किसी पार्टी के नहीं थे, बट स्टिल दे वॉन, और वो तीनों सेनेटर हैं। अब तो कहाँ से बन गए भाई, आपको किसी पार्टी की बैकिंग नहीं है, मतलब आप किसी पार्टी में शामिल भी नहीं है, बट फिर भी आपको वोट दिलवाए गए हैं। तो किन्होंने दिलवाए हैं, उन्होंने दिलवाए हैं जिन्होंने फॉर्म 47 बनाए, ठीक है जी। तो भाई ये सारा सिस्टम खैर आपको पता होना चाहिए। इसको कैबिनेट बोला जाता है, ये क्योंकि फेडरल की है, नेशनल असम्बली है, इसको वफाकी कैबिनेट बोला जाता है। सेनेट में इधर कोई कैबिनेट शैबिनेट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को असल में इसने नेशनल असम्बली ने रन करना होता है। अच्छा, इसी तरह ये सूबों की भी कैबिनेट्स होती हैं, इसमें भी ये दोनों लोग आ सकते हैं। मिनिस्टर से मुराद वो होगा जो उस सूबे के अंदर इलेक्टेड एमपीए है, वो मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। एडवाइज़र वो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो किसी को बना ले। तो इधर भी ये बनती है, इनको प्रोविंशियल कैबिनेट्स बोला जाता है, ओके। हमारे सिलेबस के में वैसे ये वाला हिस्सा नहीं है, बट क्योंकि वो मेरे ख्याल में लिंक करता है कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपको मैं वो भी सर बता रहा हूँ भाई। वो आगे बात समझ। तो सर उसने कहा कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो इनमें से चूज होता है, या कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही होती है, ठीक है, उसके कहने पर उसकी एडवाइस पर अमल करता है। हाँ जी, आई कोई गल समझ।
अब बात आ गई जी प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब भाईजान इधर से इलेक्ट हुए थे ना, ठीक है, नेशनल असेंबली में से इधर से बंदा एक निकला था प्राइम मिनिस्टर। उसने कहा बाकी भी मिनिस्टर्स हैं बट दिस पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स का हेड है, मतलब गवर्नमेंट का हेड है। तो इसका प्रोसेस तो आपको सारा समझ आ गया होगा कि सर पहले तो जब इलेक्शंस होते हैं जिनको जनरल इलेक्शंस बोला जाता है, जैसे कि अभी इन्होंने करवाए हैं, ठीक है, पहले 2018 में हुए थे। तो जनरल इलेक्शन, आम इलेक्शन, मतलब कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते हैं। हर हलके के अंदर हर वोटर के बाद 2 वोट होते हैं, उसने 2 लोगों को वोट देना होता है। किस किस को भाई, ये जो हमने पढ़ लिए, एक एमएनए और एक उसके रेलेवेंट एमपी होगा। अगर पंजाब से है, फैसलाबाद से है, उसके किसी इलाके का एमपी है, किसी इलाके का एमएनए, मतलब सही है, अपने अपने इलाके के। अब वो देखते होंगे इनको नंबर दिए जाते हैं, NA 1 से स्टार्ट होके चलता रहता है आगे, और इस तरह इधर भी एमपीएस भी। अब ये बात बड़े गौर से समझनी है। तो हर बंदे के पास 2 वोट्स होते हैं। आपका शायद किसने वोट दिया ही हो, अभी तक नहीं भी दिया तो अगले इलेक्शन में आ जाना, वो फिर वो वोट को 47 में, फॉर्म 47 में चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने भाई वो वोट देना है 2 लोगों को, एक एमएनए एक एमपी। एक ग्रीन पर्ची होती है एमएनए की, वाइट पर्ची होती है एमपीए की। अच्छा, उधर नाम लिखे होते हैं आगे, उनके इंतखाबी निशान लगे होते हैं वहाँ पे। आपने वो छोटी सी एक स्टैंप होती है, वो खैर टाइम नहीं है, वरना वो आपको बताएं कि वो कितना किस कदर घटिया किस्म का सिस्टम उन्होंने बनाया कि उसके में धांधली के इतने के चांसेस हैं जितने आप काउंट कर लें, इस कदर ज़्यादा चांसेस है। कभी स्टैंप हल्की सी इधर होगी, उन्होंने कहा वोट्स आया, धांधली है ना, ठीक है। बंदे हैं उनके, वो अंगूठे कौन वहाँ बार में चेक करता है, वो लगवाए जा रहे हैं, जो मर्जी जाके वोट दे, मतलब इंतहाई फारिग सिस्टम है, इंतहाई फ्लॉड सिस्टम है कि, और ऐसा मतलब कि फजूल सिस्टम है कि अगर 70% लोग भी पाकिस्तान के वोट देने चले जाएँ, वो सिस्टम चौक कर जाएगा। वो सिस्टम के अंदर उतनी सलाहियत ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कितने बंदों को वो कैटर कर सके, क्योंकि उधर एक बंदा ही जाता है, उसी को 10 मिनट लगवा देते हैं पहले। इधर वो स्लो, इंतहाई स्लो तरीके से लिखा जा रहा है सारा कुछ, मतलब अजीबोगरीब है। खैर लेकिन वोट ऑब्वियसली हमारे पास इन दी एंड अभी तक वोट की ताकत ही थी। अब तो मैं थी ही कहूँगा, क्योंकि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट था कि भाई इस इलेक्शन में आवाम ने, ये जो सारा 2-2.5 साल हुआ है, हमने पार्टी जो है क्या उसे कहते हैं, गेम पलट के रख दिए हैं, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ी गेम कर दी, क्योंकि वो पूछने वाला कोई नहीं है ना, वो अल्लाह ही पूछेगा उन्हें, इधर तो कोई सिस्टम नहीं। तो भाई जब प्राइम मिनिस्टर साहब इधर से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, एमपीज इलेक्ट होके आगे अपनी अपनी असम्बलियों में चले गए। उधर एक बंदा होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर जो हेड करता है ना, उसको एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। इस तरह एमएनए में भी एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। इधर सेनेट में एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। अच्छा भाई, ये जो लोग जब अपनी अपनी असेंबलियों में गए, तो वहाँ पे स्पीकर साहब, जो पुराने स्पीकर थे, पहले तो एक इलेक्शन वहाँ पर कराते, जो पुराने स्पीकर थे, मतलब अभी न्यू इलेक्शन वाले नहीं, पहले से जो स्पीकर मौजूद थे, पिछली असेंबली से जो चलते आ रहे थे, उन्होंने सबसे पहले एक इलेक्शन करवाना है स्पीकर का। किसका करवाना है? स्पीकर का इलेक्शन वो करवाएंगे। तो वो एक बंदा एक नया चूज हो जाएगा। वो जाहिर है ये सारे लोग वोट देंगे। एमएनए है तो नेशनल असेंबली के अंदर सिर्फ एमएनए वोट देंगे, कोई स्पीकर बन जाएगा, कोई डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। इधर जो है ये रेलिवेंट प्रोविंस वाले वो एमपीएस वोट दे के अपने अपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाएंगे। वो फिर जो नया स्पीकर आएगा वो फिर आके भाई इलेक्ट करवाता है प्राइम मिनिस्टर को या रेलिवेंट इधर इलाकों में चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल कहेगा ये 2 बंदे हैं या 3 बंदे, ज़्यादा भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली 2 ही, क्योंकि फिर वो वोट ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे ना। तो वो 2 बंदे खड़े हो गए, एक साइड से ये, एक साइड से वो, जिसने जिसको वोट देना है वो वोट दे। तो इनको वोट डलते हैं, ठीक है। वोट डलेंगे, जिसको ज़्यादा वोट पड़ गए वो बंदा क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा उधर, ठीक है। और इधर से भी जिसको ज़्यादा वोट पड़ गए वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इधर जिसको ज़्यादा वोट पड़ गए वो सेनेटर बन जाएगा, सॉरी चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, क्योंकि अब हेड की बात हो रही है ना, जो उनका रेलेवेंट इदारों का हेड है उसको कैसे चूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझें, ये जो एमएनएज हैं और ये जो एमपीएज हैं, ये सारे के सारे इलेक्टेड नहीं होते। इलेक्ट से मुराद क्या है कि पब्लिक सबको इलेक्ट नहीं करती।
इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जी इलेक्टेड बाय पब्लिक और एक होते हैं रिजर्व्ड सीट, रिजर्व सीटें होती हैं। कौन होते हैं जी? रिजर्व सीट। इधर भी यही दो, एक होते हैं जी आपके इलेक्टेड बाय पब्लिक जिसको अवाम वोट देती है, और फिर कुछ कौन होते हैं रिजर्व सीट पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो एमएनए है ना, ये टोटल 350 है, जिसमें से कोई 264 265 एमएनए है जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, जिनको अवाम वोट देती है पूरे पाकिस्तान में, हर इलाके का एक एक एमएनए है, ठीक है। तो बाकी के जो 70 80 90 बचे हैं वो कौन है? वो हैं जी रिजर्व सीटों के ऊपर। रिजर्व सीटें क्या हैं ये ज़रा समझ लें। आपने देखा होगा मखसूस नशिस्तों का केस, ये आजकल जो चल रहा था सुप्रीम, मतलब कि यार हर चीज़ एक टॉपिक है पाकिस्तान में, हर चीज़ एक तमाशा है, जो चीज़ पता भी नहीं चलती हो जानी चाहिए उसके ऊपर भी न्यूज़ बनती हैं। ये भी आप सुन लें कि क्या क्या हो रहा है। एमएनएज हैं भाई तो इलेक्टेड हैं और रिजर्व सीट पे, इधर भी सेम चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है दोनों के ऊपर लगना। अच्छा, इलेक्टेड बाय पब्लिक से मुराद कौन है? जो डायरेक्टली इलेक्शन अवाम से लड़के आए हैं, किसी को लाख वोट, किसी को 70,000 50,000, मतलब इस तरह करके जो जीत के आए हैं वो लोग इलेक्टेड। रिजर्व सीट क्या है? अब आइन ये कहता है कि भाई तमाम जो सीटें हैं ना एमएनए की 350, उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि कुछ सीटों के ऊपर होंगे, मेजोरिटी के ऊपर 260 70 के ऊपर वो लोग जीत कर आएंगे। फिर वो लोग उन लोगों की बेस पर जिस जिस पार्टी को जितनी जितनी सीटें मिली हैं, मिसाल के तौर पे किसी पार्टी को 100 मिल गई हैं, किसी पार्टी को 120 मिल गई हैं, इतना वैसे ज़्यादा नहीं होता, किसी को 100 मिली हैं, अगर एक को 100 मिल गई है ना, बाकियों को फिर 30 35 इस तरह मिलती हैं, किसी को 30 35 2 4 5 8 इस तरह करके सारी वो सीटें हो गई हैं पूरी इलेक्टेड वाली 264 या 270 जो थी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला डिवाइस किया जाता है। फॉर्मूला क्या है कि आमतौर पे राउंड ऑफ करके बोलूं तो 4 सीटों के ऊपर, ये वाली 4 सीटों के ऊपर एक रिजर्व सीट मिलेगी। अब रिजर्व सीट के अंदर कौन लोग हैं? इसके अंदर फीमेल रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए फीमेल लोग आ सकती हैं, ठीक है। फिर माइनॉरिटी कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा से मुराद क्या है? अकलियती कोटा, जो इस तरह, ये 2 ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो हर 4 सीटों के ऊपर एक एक रिजर्व सीट मिलती है। मिसाल तौर पे अगर 100 एमएनए ग्राउंड लेवल से जीत कर आया इलेक्शन, तो जिस पार्टी का है, मिसाल तौर पे वो नून लीग का है, ठीक है, क्योंकि पीटीआई तो कहना है मेरे ख्याल में जुर्म बना हुआ है, तो 100 सीटें अगर वो लेकर आया है, तो पार्टी लेकर आई है, तो उसको अब 25 सीटें और दी जाएंगी, ठीक है, कि आप नॉमिनेट कर लें किसी को भी, वो भी आपका एमएनए होगा या होगी, और उसकी अथॉरिटी भी उतनी ही होगी जितनी कि ये इलेक्टेड वालों की है असेंबली के अंदर, ठीक है। क्योंकि करनी तो कानून साजी है, लीगली, एथिकली तो मतलब लीगली तो सिर्फ ये काम है, प्रैक्टिकली ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो भाई रिजर्व सीट्स इस तरह फुल हो जाती हैं, मतलब 264 ये थी, बाकी की 70 80 कर करा के पूरा एक पैनल आपका इलेक्ट वो हो गया, बन गया, और इसी तरह इधर भी बन गया। बात आ रही है समझ? अच्छा, अभी ना मैं जो रिसेंटली एक केस था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको जाहिर है नो हाउ होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि इलेक्शंस जब होने थे तो इन्होंने पहले तो पूरी कोशिश की पीटीआई ख़त्म कर दें, इन्होंने इमरान खान को अंदर फेंका, इन्होंने बंदे उठाए, अगवा किए, पता नहीं क्या क्या किया। 9 मई हुआ, ठीक है, उस केस में लोग गए और सारा सिलसिला एक आपके सामने है। मतलब इतना ओपनली शायद ही पहले कभी कुछ हुआ हो जितना उन्होंने इस बार किया है कि हम तो भाई हम खुदा हैं, सही है, नाउज़ आप जो करना है आपने कर लो, हम तो भाई इस वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये एक सिलसिला चला। अब फिर उन्होंने क्या किया जी कि जब उन्हें पता लगा यार फिर भी पार्टी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोग कम ही नहीं हो रहे, इनके वोटर कम ही नहीं हो रहे, उन्होंने कहा यार क्यों ना इस पार्टी का इलेक्शन सिंबल ही छीन लिया जाए। बैट था, बल्ला था, हर बंदे को पता रहा बैट 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 पे वोट लगाना, बैट पे वोट, मतलब एक हवा चली। उन्होंने कहा बैट ही छीन लो, बैलेट पेपर के ऊपर बैट हो ही ना तो फिर कैसे वोट डलेगा, ठीक है। उन्होंने भाई वो छीन लिया। पीटीआई वालों ने एक वो बैट्समैन, एक और पार्टी थी, ठीक, उन्होंने वो कह दिया कि हम इसके थ्रू इलेक्शन लड़े, उन्होंने वो बंदा भी उठा लिया,
तेरी ऐसी थी तैसी, तो वो इलेक्शन लड़वाएंगे इन्होंने। उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं पता, इन्होंने तो ये वो फ्रॉड किया मेरे साथ, चलो जी वो भी गेम आउट होगी। फिर इन्होंने कहा कि जी अब क्या किया जाए, अब इन्होंने इलेक्शन सिंबल ले लिया हुआ है, अदालतों के चक्कर, अदालतें किसकी हैं यार, मतलब बेवकूफ़ थे ये हमें ना, ये असल में ना ये पीटीआई या इमरान खान सिर्फ हमें ये उस वक्त फिर तासुर है कि सिर्फ एक्सपोज करना चाह रहे सिस्टम को, वरना उसको नहीं पता। वो ऊपर वालों ने जो थे करने वालों ने सीधा कहा हुआ था कि भाई तुझे नहीं लड़ने देना, तो वो हट जाता, वो कहता कि सही, लेकिन उसने कहा मैंने करना एक्सपोज। अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से इनकार हो गया, कोई इलेक्शन सिंबल नहीं मिलना, ठीक है, फारिग होगी बात। चलो जी, अब बात आई कि कोई इलेक्शन सिंबल ही नहीं है, किसी को लोटा दिया जा रहा है, किसी को पता नहीं कि को तोता दिया जा रहा है, किसी को चिमटा, किसी को जूता, कर करा के उन्होंने कहा लो जी आपको किसको वोट पड़ना है। अब आपको पता है सोशल मीडिया की पावर और पीटीआई की उसके ऊपर ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हाट्सएप चैनल्स उन्होंने बना दिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। ट्विटर इसलिए तो बैन है, और ट्विटर के साथ हमारा कौन सा मतलब कि कोई झगड़ा है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं ना होता, तो भाई उन्होंने कहा बैन ही कर दो। अच्छा खैर वो कर करा के जी लोग फिर से जीत गए, ये परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया, इस तरह कोई कैसे जीत सकता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा यार अच्छा अब ये लोग तो इनके जीत गए, अब देखो ख़त्म तो सिंबल किया था ना, पार्टी थोड़ी ख़त्म हुई थी, तो होना तो ये चाहिए था ना कि वो पार्टी के लोग जो कि मुख्तलिफ निशानों के ऊपर जीते हैं किसी तरह विरोध होके, तो अब ये रिज़र्व सीटें भी ये कानून के मुताबिक उन्हें मिलनी चाहिए। मिसाल तौर पे अगर पार्टी को 100 सीटें मिली हैं तो भाई 25 सीटें उनको रिज़र्व वाली भी दो, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक खैर मजाक है ना, उसकी क्या औकात है। तो उसने भाई क्या किया, उसने इनसे नहीं, इनको दी यही वाली सीटें दूसरी पार्टीज़ को बांट दी। अब इसके खिलाफ केस चला, पीटीआई अदालतों में फिर रही है इतने महीनों से, अब जाके ये फैसला हुआ कि सर इन्हीं की ही सीटें बनती थी, इनको दी जाएं। चलो ये खुशी हो रही है और बड़ा एक माहौल बन गया है, पीटीआई वाले कहते हैं खुश हैं। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा, जाहिर है पीछे वालों ने कहा कि भाई ये क्या सीन करने लगे, इनको क्यों सीटें, इनको तो हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, सीटें क्यों मिल गई इनको। उन्होंने भाई एक नया कानून पास कर दिया, इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट का कानून, ये अभी 2-3 दिन पहले पास हुआ है, ठीक है। कानून, क्योंकि कानून तो इन्होंने पास करना है, अपने तो बंदे बैठे हुए इधर, उनको तो आने नहीं देते। मुझे सिंपल मेजोरिटी 50% से चाहिए ना, तो 50% तो है उनके पास, ठीक है। पीएमएलएन, पीपी और ये सारे जो है ना जो साथी हैं पीडीएम के, उनके पास। उन्होंने भाई एक कानून पास कर दिया कि इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। और कानून को रेट्रोस्पेक्टिव पास कर दिया, हालांकि कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है लॉ, कि आज के बाद ये नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले से ये रिजर्व सीटें इस तरह नहीं मिल सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि बहुत बड़ा कोई फैसला है, वो रद्दी की टोकरी में उन्होंने फेंकने का मंसूबा बना लिया कि भाई हम कोई नहीं देंगे। तो ये मतलब एक तमाशा चल रहा है पाकिस्तान में, और पता नहीं कब तक चलेगा। और बस नो होनी चाहिए कि यार अगर हमें कोई उम्मीद रखनी भी है तो किससे रखनी है, अपने आप से रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। और मुल्क के लिए बेहतर हम ही सोच सकते हैं, ये जिनके हाथों में है ना, ये तो आपके सामने है। तो सिर्फ अगर आप लिटरली दिल से सोचें ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला, तो बंदा रोता है। मैं तो यकीन करें इतना कि बस परेशान होता हूँ ना ये चीज़ें सोच के कि यार मतलब क्या क्या सोचा था, क्या क्या करेंगे इस मुल्क के लिए, और क्या क्या एक ब्राइट फ्यूचर सोचा हुआ था। हमारी आइंदा जनरेशन्स भी कहेंगे कि यार चलो अब मुल्क बदला था हमारा उस वक्त। खैर, तो ये सिस्टम है। तो भाई ये सारा सिनेरियो डिस्कस आपसे मैंने किया है। अब आने प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली, ज़्यादा जिसको वोट पड़ गए। द इंडिविजुअल इज देन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। वो जब इलेक्ट हो जाता है तो प्रेसिडेंट साहब का काम से मेहमान खुसूसी है, वो उसमें जाते हलफ ले लेते हैं उससे, ठीक है कि चलो जी आप बन गए, ओके। प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कौन करती है? फेडरल कैबिनेट। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक तो मिनिस्टर, इसमें एडवाइजर भी वैसे होते हैं। तो भाई इनको भी कौन अपॉइंट करता है? एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है, यार इसको अपॉइंट कर दो। मेहमान खुसूसी साहब कहते हैं लाओ जी मैं कर देता हूँ अपॉइंट, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरी। फेडरल मिनिस्टर के नीचे फिर सेक्रेटरी आते हैं, उनके नीचे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं। ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली का मिनिस्टर है तो उसके अंडर वापडा आएगा, वापडा का सेक्रेटरी होगा, फिर उसके अंडर पूरा वापडा का सिस्टम एक चल रहा है,
ठीक है। तो इस तरह करके डिफेंस मिनिस्टर है तो वो डिफेंस मिनिस्टर, उसके अंडर एक सेक्रेटरी है, उसके अंडर जाके ये पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स, पाक और कौन सी है, नेवी, ठीक है। ये मतलब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे उसका एक वजीर है, डिफरेंट वजीर है, एक वजीर उसमें से वजीर दफा है, डिफेंस मिनिस्टर है। उस वजीर के नीचे उस डिफेंस का सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी के नीचे जाके फौजें पाकिस्तान आती हैं कानूनी आइनी तौर पे, ठीक है जी। तो ये भाई सिस्टम पाकिस्तान के या स्टेट के जो पिलर्स हैं ना वो 3 ही हैं बस, चौथा कोई पिलर नहीं है। 3 कौन से हैं? आपकी लेजिस्लेचर है, मतलब ये पार्लियामेंट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी जिसने चलाना है मुल्क को, और जुडिशरी, ये 3 है। चौथा कोई नहीं है, किसी गलत फहमी में नहीं रहना, ठीक है। बाकी सारे उसी तरतीब में ही आते हैं नीचे, चाहे मतलब है कि आप समझ लें कि वापडा के चेयरमैन की भी उतनी ही औकात है जितनी कि एफबीआर के चेयरमैन की है। जाहिर है बहुत है अथॉरिटी, बट वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से ऊपर नहीं बोल सकता। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? पाकिस्तान रेलवेज़ का जो हेड है वो भी इसी तरह ही है कि रेलवे का मिनिस्टर होगा, रेलवे के मिनिस्टर के अंडर फिर सेक्रेटरी रेलवे आता है, सेक्रेटरी रेलवे के अंडर फिर वो डिपार्टमेंट आता है पूरा, तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि किसी और डिपार्टमेंट के हेड की है। इट्स जस्ट अ डिपार्टमेंट, ये कोई रियासत नहीं होते, ठीक है, रियासत के इदारे हैं। बात आ रही है समझ? चलें, मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना ही, बाकी सेनेट और आगे नेशनल असम्बली फिर इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।